अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। माय नेम इज़ बिलाल ख़ान। आज से हम लेक्चर सीरीज शुरू करने जा रहे हैं ऑन लॉ ऑफ एविडेंस। पाकिस्तान में इसके लिए जो लीगल फ्रेमवर्क है वो कानूनी शहादत ऑर्डर 1984 है। देखें, द फाउंडेशन ऑफ एनी जुडिशल सिस्टम रेस्ट्स ऑन द रिलायबिलिटी एंड एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस without a structured framework to govern how can be presented in court and how it should be evaluated, justice becomes uncertain. इस बात में कोई शक नहीं है that evidence forms the backbone of judicial proceedings, whether it's a civil dispute or a criminal trial or a family matter. The court's decision always hinges on what can be proved. Understanding the rules of evidence ensures fair trials. जो भी स्टेक होल्डर्स हैं इन अ जस्टिस सिस्टम, वेदर दे आर लॉयर्स, जजेस और इवन litigants, they are supposed to be aware of what can be presented and how it must be presented, and most importantly under what circumstances it may be rejected. पाकिस्तान का जो कानूनी शहादत ऑर्डिनेंस है, कानूनी शहादत ऑर्डर है, that aligns with the modern legal principles and Islamic injunctions. इस लेक्चर सीरीज़ में हम ना सिर्फ एविडेंस और इसके प्रोविजंस पढ़ेंगे, बट मेरी अपनी ज़ाती राय ये है कि किसी भी लीगल प्रोविजन को पढ़ने के लिए उसके पीछे जो लेजिस्लेटिव इंटेंट है या जो विजडम ऑफ लेजिस्लेचर है उसको आप असर्टन कर लें, तो ना वो आपसे भूलेगा बल्कि आप उसको मज़ीद लॉजिक्स और रीज़न के साथ प्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, वी विल ट्राई टू इम्पार्ट सम लॉजिकल रीजनिंग इनटू व्हाटएवर वी स्टडी देयर। मूविंग ऑन टू इंट्रोडक्शन। कानूनी शहादत ऑर्डर 1984 is a comprehensive legal framework and that revises, amends and consolidates the law of evidence in Pakistan. जैसे मैं पिछली बार भी अर्ज कर चुका हूँ कि लॉ ऑफ एविडेंस जो पाकिस्तान में है वो कानूनी शहादत ऑर्डर 1984 के तहत ये अलाइन होते हैं इस्लामिक प्रिंसिपल्स एज लेड डाउन इन होली कुरान एंड सुन्ना। जैसे कि तज़किया शहूद का हमारे पास कॉन्सेप्ट है या नंबर ऑफ विटनेसेस का कॉन्सेप्ट है, तो दे आर कंसिस्टेंट विद द टीचिंग्स ऑफ होली कुरान एंड सुन्ना। अब हम बात करेंगे स्कोप एंड एप्लीकेशन ऑफ कानूनी शहादत ऑर्डर। देखिए, कानूनी शहादत ऑर्डर in principle applies to all proceedings in the Pakistani courts, including court martials and tribunals. इसकी एक एक्सक्लूजन है, दैट इज़ आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स। देखें, फर्स्ट तो यूनिफॉर्मिटी एंड स्टैंडर्डाइजेशन। A standardized set of rules for evidence ensures consistency across all the courts, preventing discrepancies in how evidence is admitted and evaluated. अब क्वेश्चन ये बनता है कि आर्बिट्रेशन को इसमें एक्सक्लूड क्यों किया गया। जैसे मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि किसी भी लॉ को पढ़ने से पहले आप उसका लेजिस्लेटिव इंटेंट देखें तो वो ना आपसे कभी भूलेगा बल्कि आप उसको और वेल रीजन तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। देखें, चूँकि मैं ख़ुद भी एडीआर के साथ मैं इंगेज रहा हूँ। आर्बिट्रेशन इज़ एन एमिकेबल प्रोसेस ऑफ dispute resolution. It is based on mutual agreement and it is intended to be less formal and flexible process. Strict rules of evidence may not align with the arbitration purpose, where parties often agree on relaxed evidentiary standards to facilitate the quick resolutions. अगर इसमें parties evidence पे strictly rely करें तो एक deadlock बन जाता है, which is not very much appreciated in arbitration proceedings. Evidence law was Evidence law came into force immediately upon enactment. Now moving on to key definitions. देखिए, एविडेंस में कोर्ट्स जो हैं इट इंक्लूड्स ऑल जजेस, मजिस्ट्रेट्स और एनी लीगली अथोराइज पर्सन एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर्स। जैसे मैं अर्ज कर चुका हूँ कि आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग में लॉ ऑफ एविडेंस, कानूनी शहादत ऑर्डर, लॉ ऑफ एविडेंस, प्रिंसिपल ऑफ एविडेंस जो है वो वन वे और अनदर अप्लाई हों, लेकिन कानूनी शहादत ऑर्डर वहाँ पे अप्लाई नहीं होता। अच्छा, ये ब्रॉड डेफिनेशन जो है कोर्ट्स की,
It ensures that evidence law applies uniformly across judicial bodies, ensuring procedural consistency. Our second definition is document. Document is broadly defined to cover anything expressed in writing, marks, or symbols, including digital records. It reflects the evolution of evidence beyond just physical records and allows court to admit electronic evidence in modern disputes as well. Evidence क्या है? Evidence includes both oral and documentary evidence because court must rely on both testimonials and physical proof to establish a fact. Fact क्या है? This is one of the most important definition in law of evidence. Fact covers anything perceivable by senses or any mental condition a person is conscious of. We have 5 perceivable senses: touch, taste, smell, see, hear. So anything that can be touched, tasted, smelled, seen, and heard, that is fact. ये डिफिनीशन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारी आने वाली जो 2 से 3 वीडियोस होंगी वो फैक्ट्स पर ही बेस्ड होंगी, रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स पर और फैक्ट्स विच आर अदरवाइज रेलिवेंट, रेस जस्टाई, द प्रिंसिपल ऑफ रेस जस्टाई, उन पर बेस करेंगी. अब इसमें एक और थोड़ी सी एक्सटेंशन है. द फैक्ट इंक्लूड्स एनीथिंग दैट इज़ परसीवेबल बाई सेंसेस, ये तो हमने यहाँ पे बयान कर दिए हैं. And any mental condition of what a person is conscious of, it is also included in the definition of fact. So it allows court to consider not just physical evidence but also psychological states which can be crucial in cases like criminal intent and duress. सबको पता है कि क्रिमिनल लॉ में मेंस रिया जो है वो कॉर्नरस्टोन की हैसियत रखता है. तो मेंस रिया को साबित करने के लिए इन्होंने ये डिफिनीशन एक्सटेंड कर दिया है टू मेंटल कंडीशन ऑफ अ पर्सन, मेंटल कंडीशन ऑफ विच अ पर्सन इज कॉन्शियस. सो इन ऑर्डर टू कॉन्स्टिट्यूट मेंस रिया, द definition of fact has been extended to that. Now moving on to competence of witness. जैसे पहले मैं अर्ज कर चुका हूँ कि एविडेंस बहुत ब्रॉडर स्कोप है. एविडेंस, द कोर्ट हैज़ टू रिलाई अपॉन एविडेंस इन ऑर्डर टू असर्टन अ फैक्ट. किसी भी फैक्ट को असर्टन करने के लिए कोर्ट को अगर किसी चीज़ पे रिलाई करना होता है, दैट इज़ एविडेंस. अब यही वजह है कि एविडेंस के स्कोप को इन्होंने इतना ब्रॉड किया हुआ है कि ऑल द पर्सन्स आर कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई. जितने भी लीगली कॉम्पिटेंट पर्सन हैं, दे आर competent to testify as a witness. However, this definition is prevented by specific circumstances and that those two have a rationale behind them. Person may be incompetent due to tender years, extreme old age, disease or other similar causes. उसकी वजह ये है कि एविडेंस में, लॉ ऑफ एविडेंस में जो विटनेस होता है वो, इसकी वजह ये है कि हमारे स्टैट्यूटरी लैंग्वेज में जो डेफिनेशन लिखी हुई है कॉम्पिटेंट विटनेस की, वो ये है कि एनी पर्सन हु इज़ कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन एंड गिविंग रेशनल आंसर. अब ये जो एक्सेप्शंस हमने बयान किए हैं, अ पर्सन में बी इनकॉम्पिटेंट ड्यू टू टेंडर एयर्स. अगर एक बंदा
बुज़ुर्ग हैं, वो ज़ईफ़ हैं, he may not be able to understanding a questions or giving the rational answer, extreme old की वजह से, डिजीज़ की वजह से और एनी अदर सिमिलर कॉजेज़ की वजह से जो बंदा एक क्वेश्चन को पिक करने और उसके रेशनल आंसर को देने के लिए इनकॉम्पिटेंट हो, देन ही वुड बी डीम्ड एज टू बी इनकॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई इन द कोर्ट। सिमिलरली एक और एक्सेप्शन यहाँ पे बयान की गई है, द कन्विक्ट ऑफ परजरी। परजरी मीन्स गिविंग एनी फॉल्स एविडेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ to someone who is previously convicted of perjury has already been proven dishonest. So, a person who has already been proven dishonest, there are chances that he will manifest dishonesty in the future as well. सो यहाँ पे एक थोड़ी सी इन्होंने मज़ीद वो किया, इसको एक्सटेंड किया है कि अनलेस दे हैव रिपेंटेड और मेंटेड देयर वेज, law always gives you the second chance, life always gives you the second chance. Whenever the court is satisfied that a perjury convict has repented or mended his ways, he would again regain the competence of a witness in the court of law. इसके अलावा इसी सेक्शन में कोर्ट डिटरमाइंस करती है, द कोर्ट डिटरमाइंस एविडेंस कॉम्पिटेंस बेस्ड ऑन द क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड अंडर इस्लामिक इंजंक्शंस। इसको हम तज़किया शुहूद भी कहते हैं। तज़किया शुहूद यानी शाहिदों के लिए जो क्राइटेरिया रखा गया है, उनकी क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया रखा गया है। कोर्ट कभी कभी ये भी डिटरमाइन करती है इन ऑर्डर टू असर्टन वेदर अ सर्टन पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई इन द कोर्ट ऑफ लॉ और नॉट। अब ये कुछ केस लॉज हैं, आप इनको भी देख लें। विटनेस नॉट वेल टू डू इज नो ग्राउंड फॉर डिसरिगार्डिंग हिज एविडेंस। A person of bad character may be reliable witness. Hence ये बात साबित हो गई है कि बैड करेक्टर जो है वो कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है आपको आपके एक कोर्ट में टेस्टिमनी देने के लिए। हाँ, इसमें जो परजरी कन्विक्ट है, बाकी एनी कन्विक्ट हो, कोई भी कन्विक्शन हो, आप कॉम्पिटेंट हैं टू टेस्टिफाई इन द कोर्ट ऑफ लॉ विद एक्सेप्ट फॉर द कन्विक्शन ऑफ परजरी, जो कि हम पिछले स्लाइड में डिस्कस कर चुके हैं। आई विटनेस alleged to have been once tried or convicted in a murder case is no ground for doubting his veracity. वही पिछली बात जो मैं अर्ज कर चुका हूँ कि एक बंदा इवन मर्डर केस में ट्राई हो चुका है या कन्विक्ट हो चुका है, दिस इज नॉट अ ग्राउंड टू डिफीट हिज टेस्टिमनी। A witness falsified to the extent of motive. Evidence of such witness needs strong and independent corroboration. चलिए ये एक बात की बात है corroboration of evidence पे, जब हम आएंगे तो इसको इंशाल्लाह तब डिस्कस करेंगे। अब हम बात करेंगे privileged communication की। देखिए, certain communications are protected from disclosure to ensure confidentiality and trust in key relationships. For example, marital communication start करते हैं। Marriage is always built on trust, and forcing spouses to testify against each other would determine or undermine their bond. So, the Qanun Shahadat ordinance mandates that spouses cannot be compelled to disclose communications made during marriage except in specific circumstances. ये circumstances जो है आपको एक्ट में दिए गए हैं, इनको अगर आप इलस्ट्रेशंस की सूरत में दिए गए हैं या प्रोवाइसेस की सूरत में दिए गए हैं, ये आप उनको एक बार गो थ्रू हो जाएं। दिस इज जस्ट अ रफ आइडिया। सेकेंड इज जुडिशियल प्रोसीडिंग्स।
देखें, नो जज or magistrate can be compelled to answer about their conduct in court or anything that came to their knowledge while performing their duties. देखें, judge is always a trustee of what is presented before them. आप जज के सामने, जज साहब के सामने जो भी सबमिशंस रख के अपने वर्शंस को डेलिब्रेट करें, जज इज ऑलवेज अ promisee of those submissions. He cannot be compelled to disclose those, or he cannot be compelled to disclose what has come to their knowledge while performing their duties. Similarly, state affairs हैं, certain documents and records are privileged because national security and public interest require confidentiality. Governmental integrity demands that officials freely communicate internally without a fear of disclosure. However, a court can override this privilege if withholding evidence obstructs the justice. ये एक इसमें प्रोवाइजो है कि अगर एविडेंस को विथहोल्ड करना जस्टिस को obstruct करे, तब कोर्ट एविडेंस को सबमिट करने के लिए या उन अफेयर्स को डिस्क्लोज करने के लिए विटनेस को पाबंद कर सकती है. प्रोफेशनल कम्युनिकेशंस, देखिए, लॉयर्स कैन नॉट डिस्क्लोज क्लाइंट कम्युनिकेशंस except two circumstances with the consent of clients, and second is if that communication was made for an illegal purpose, for example a client seeking advice on committing a fraud. क्लाइंट जो है वो अपने काउंसिल से फ्रॉड कमिट करने के बारे में एडवाइस ले रहा है, तो दैट लॉयर कैन और मे डिस्क्लोज दैट information. Without that, a lawyer cannot disclose client's communications. This is called attorney-client privilege. This privilege exists because it ensures that client may speak openly with lawyers, enabling proper legal representation, and it further prevents lawyers from becoming prosecution tools, maintaining trust in legal advocacy. This is one of the most important point in this. A lawyer is not supposed to become the tool of prosecution. So, maintaining trust in legal advocacy, in order to maintain the trust in legal advocacy, protecting attorney-client privilege is of utmost importance. Okay, our next topic deals with what a witness may be compelled to produce and in what circumstances. सो डॉक्यूमेंट प्रोडक्शन के लिए कि आप कौन से डॉक्यूमेंट्स को कोर्ट आपको कंपेल नहीं कर सकती कि उन डॉक्यूमेंट्स को आप कोर्ट में प्रोड्यूस करें. इसके लिए एक बड़ा फंडामेंटल सा प्रिंसिपल है कि फेयर ट्रायल और इंडिविजुअल राइट्स में बैलेंस को क्रिएट करने के लिए ज़रूरी है कि एविडेंस लॉ केयरफुली रेगुलेट्स डॉक्यूमेंट प्रोडक्शन एंड विटनेस प्रोटेक्शन. अब फेयर ट्रायल में ये ज़रूरी है कि जितने भी एविडेंसेस हैं, relevant evidence हैं, those are available because these are the things that a judge or court has to rely while ascertaining a fact.
सेकेंडली इंडिविजुअल राइट्स हैं वो भी उतनी ही ज़रूरी हैं, जैसे प्रिवेंटिंग सेल्फ इंक्रिमिनेशन एंड अनजस्ट डिस्क्लोजर जो हैं। सेल्फ इंक्रिमिनेशन यानी ये तो हमारा फंडामेंटल राइट भी है कि वी आर नॉट बाउंड टू आंसर व्हाट एक्सपोजेस अस टू अ क्रिमिनल ट्रायल और एनी क्रिमिनल चार्ज। तो सेल्फ इंक्रिमिनेशन के अगेंस्ट जो हमारे राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना और ऑल द एविडेंस आर अवेलेबल बिफोर द कोर्ट, इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए एक बैलेंस, इनको इंश्योर करने में एक बैलेंस चाहिए। और उस बैलेंस के लिए ये प्रोविज़न डॉक्यूमेंट प्रोडक्शन एंड विटनेस प्रोटेक्शन जो है इसकी प्रोविजंस इनेक्ट किए गए हैं इन एविडेंस लॉ। अब व्हाई कांट सर्टेन डॉक्यूमेंट्स बी कंपेल्ड टू बी प्रोड्यूस्ड? देखें, टाइटल डीड्स एंड थर्ड पार्टी डॉक्यूमेंट्स protects property ownership rights and third party interests. Witness not compelled to produce title deeds unless agreed in writing. जितने भी टाइटल डीड्स हैं विटनेस आर नॉट कंपेल्ड टू प्रोड्यूस दोस अनलेस दे हैव गिवन देयर consent in writing. No third party documents, no compulsion to produce documents that another person could refuse to produce. If a third person refuses to produce certain documents, they cannot be compelled to produce those documents. Third one is सेल्फ इंक्रिमिनेशन, जैसे मैंने अर्ज कर चुका हूँ, विटनेस मस्ट आंसर क्वेश्चंस इवन इफ आंसर में इंक्रिमिनेट देम विद सर्टन प्रोटेक्शंस। prevents self incrimination rules prevents forced confessions under duress, preserving the principle that the prosecution must prove guilt beyond reasonable doubt. I think there is must and it I think it should be like that. Witness may beg your pardon, sorry. Witness may not witness may not or witness may refuse to answer the questions if such answers may incriminate them or such answers exposes them to a criminal charge. Witness have their right to refuse to answer those questions. Accomplice or competent witness except in hard offenses. Accomplice means any person who has been tried with a person in a criminal charge. तो ये जो हम कहते हैं कि वादा माफ़ी गवाह, जो वादा माफ़ी गवाह होते हैं accomplice, दे आर कॉम्पिटेंट विटनेसेस। वो तो हम पहले अर्ज कर चुके हैं कि ऑल द पर्सनस आर कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई इन द कोर्ट ऑफ लॉ विद वेरी फ्यू एक्सेप्शंस। वन एक्सेप्शन इज any perjury convict. Second exception is a person who may not understand a question and capable of giving a reasonable answer, a rational answer. तो वो दो बंदे जो हैं वो exempted हैं। इसके अलावा सारे बंदे जो हैं they can testify in the court of law. और accomplice भी जो है ये जो definition है ये उस तक भी extend होती है कि accomplice is a competent witness except in हद cases। हद cases में हदूद के जो चार्जेस होते हैं कोर्ट उनमें तस्किया शुहूद को कंसीडर करती है।
तज़किया शुहूद का मतलब ये है कि वो बंदे जो हैं वो सौम व सलात के पाबंद हों और वो जो है वो सादिक और अमीन हों। तो दैट्स अ कोर्ट्स डिस्क्रिशन कि वो उसको कैसे असर्टन करते हैं तज़किया शुहूद को। अगर तज़किया शुहूद असर्टन हो जाए तब वो हद के केसेस में एक्म्प्लिस जो है वो कॉम्पिटेंट होंगे, अदरवाइज दे कैन नॉट टेस्टिफाई इन हदूद केसेस, बियॉन्ड दोज दे कैन टेस्टिफाई। इस्लामिक प्रिंसिपल्स इन एविडेंस, देखिए विटनेस कॉम्पिटेंस एंड नंबर डिटरमाइंड बाई होली कुरान। होली कुरान में नंबर ऑफ विटनेसेस जो हैं वो ओके। Our next slide deals with the competence and number of witnesses. Number of witnesses has been brought in consistent with the Holy Quran and Sunnah. लेकिन जो भी मैटर्स हैं नॉर्मली प्रिंसिपली कोर्ट में एक्सेप्ट और एक्ट ऑन द टेस्टिमनी ऑफ वन मैन और वन वुमेन और such other evidence as circumstances of the case may warrant. But according to section 17, the witness competence and number determined by Islamic injunctions from the Holy Quran are also mandated to the court. So सेक्शन 17 में ये बात वाज़ेह की गई है that unless otherwise provided in any law relating to enforcement of hudud or any special law, in all matters pertaining to financial or future obligations, if reduced to writing, the instrument shall be attested by two men or वन मैन एंड टू वुमेन। ये दो सिनेरियोज बयान की गए हैं कि किसी भी फाइनेंशियल मैटर को जब हम रिड्यूस करें इनटू रिटर्न, दैट रिटर्न इंस्ट्रूमेंट शैल बी अटेस्टेड बाय एटलीस्ट टू मैन, और इफ द सर्कमस्टांसेस आर डिफरेंट देन by one man and two women. So these are the uh, principles that have been brought in alignment with the principles of कुरान। अच्छा, इसका छोटा सा ब्रेक डाउन मैंने मज़ीद इसको स्प्लिट किया है कि फाइनेंशियल मैटर्स और अदर मैटर्स में कोर्ट क्या डिफ़र करती है। देखिए फाइनेंशियल मैटर्स में एदर टू मैन और वन मैन एंड टू वुमेन they are required to attest or written document. In other matters, court may accept the testimony of one man or one woman, and court may also acknowledge other evidence as the circumstances may deem proper. So, thank you. I hope you found the video informative, helpful, and insightful. Your interest and engagement means a lot to me. Thank you again for your support and encouragement. Allah Hafiz.